हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 2। और इससे पहले 1 जो है वो करवाया जा चुका है। और इसके अलावे भी अगर आपको बीपीएससी 71st का जो अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और इन सभी का जितना भी वीडियो करवाया जा रहा है और इसके अलावे भी आपको पेड पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से पीडीएफ जो है मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह। आप सभी को पता होगा कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण जो है भारत पर हुआ था। तो उस टाइम जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासनकाल था और फिर करनाल के युद्ध में मुगल पराजित हो गया और पराजित होने के बाद ये तख्ते ताउस को लेके नादिर शाह ईरान चला गया। तो आप लोग याद रखेंगे। और शाह आलम द्वितीय आप लोग को पता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और अहमद शाह जो थे तो इनके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली को आप सभी लोग जानते हैं कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। तो वो ये वही वाला अहमद शाह अब्दाली है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं किया गया था, यानी कि इसमें कौन सा काम है जो उनके द्वारा नहीं किया गया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला है कि सहायक संधि की नीति को अपनाना। आप सभी को पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली का ही सहायक संधि दिया हुआ है। फिर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण। तो आप सभी को पता होगा कि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली का ही कार्यकाल था। और फिर है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। तो इस टाइम पे भी विलियम यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था। तो ये तीनों ही जो है इनके द्वारा ही किया गया। तो इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इसमें से पूछ रहा था कि कौन सा कार्य जो है इनके द्वारा नहीं किया गया। तो ये चारों ही जो कार्य हैं इन्हीं के हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा शाही नौसेना विद्रोह हुआ था वो 18 फरवरी 1946 को हुआ था आईएनएस तलवार। और ये बेसिकली शुरू किया गया था मुंबई के बंदरगाह से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ये सी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो है बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। और आप लोग ये भी याद रखेंगे कि मित्र मेला संगठन जो है 1899 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और फिर 1904 में इसी का नाम चेंज करके अभिनव भारत कर दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सतनामी विद्रोह जो है निम्न में से किस मुगल शासक के समय में हुआ था। तो यह औरंगजेब के टाइम पे हुआ था। और ये जो हुआ था 1672 ईस्वी में। तो इस ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था। तो यह था कुलीन या वृद्ध मनुष्य की सभा से। आप सभी को पता होगा कि वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण हेतु सभा और समिति नामक दो संस्था थी, जिसमें कि सभा जो था वह कुलीन व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति की संस्था थी और जबकि समिति जो थी वो सामान्य लोगों की सभा थी। इसलिए हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है उसकी रचना किस बौद्ध संगीति में की गई थी। तो यह जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में किया गया था। और आप लोग इसके अलावा भी जो चार जो बौद्ध संगीति हुआ था तो आप चारों बौद्ध संगीति को याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगृह में हुआ था महाकश्यप के अध्यक्षता में। और उस टाइम के जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। वहीं अगर दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ वो वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासन काल के टाइम पे। और इसकी अध्यक्षता जो है सब्बा कामी के द्वारा या सुबु कामी के द्वारा किया गया था। और तीसरा जो हुआ था बौद्ध संगीति वो पाटलिपुत्रा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा की गई थी। और उस टाइम जो सम्राट थे वो सम्राट अशोक थे।
और चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कश्मीर में हुआ था, और उस टाइम के इस बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र, और इस टाइम के जो शासक थे वो कनिष्क थे। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। तो ये आप सभी को पता होगा कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने 1934 को, यानी कि 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर कहीं कहीं लिखा होता है, तो इस टाइम पे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, और इसका जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे, और सचिव जो हैं ये जयप्रकाश नारायण थे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था। तो यह स्वदेशी आंदोलन से था, और यह एक्चुअली क्या था कि सरकार के द्वारा जो है यह एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि किसी भी स्कूल या कॉलेज के बच्चे अगर स्वदेशी आंदोलन में भाग लेंगे तो सरकार जो उस कॉलेज या स्कूल को फंडिंग करती है या पैसे देती है वो रोक दी जाएगी। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि मुगल काल में बंदरगाह के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था। तो यह जो है मुसद्दी के द्वारा किया जाता था, और इसके अलावा अगर मीरे बहर को देखें तो यह जल सेना का प्रधान था। मीरे बर जो था वन विभाग अधिकारी, और वकियानवीस ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये समाचार लेखक था। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था। तो यह 1928 में चलाया गया था गुजरात में, और आप सभी को पता है कि इसके जो इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसी इसी दौरान यानी कि इस सत्याग्रह के दौरान ही वहां की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो यह जो था बिहार शरीफ था, और आप लोग को पता होगा कि 1324 में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के दौरान वापस लौट रहा था तो बिहार में उस टाइम हरि सिंह देव का शासक था जो कर्नाट वंश के शासक थे। तो उसके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक और हरि सिंह देव के बीच युद्ध हुआ, और उस युद्ध में हरि सिंह देव पराजित हुए, और बिहार जो है वो गयासुद्दीन यानी कि तुगलक के शासन के अधीन चला गया, और उसने जो राजधानी बनाई थी वो बिहार शरीफ को। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि बिहार के कितने व्यक्ति को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये भी आप लोग को पता होगा कि इस साल जो है 7 पद्म पुरस्कार बिहार के व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है, जिसमें से पद्म विभूषण जो है वो शारदा सिन्हा को दिया गया है मरणोपरांत, और उसके अलावा पद्म भूषण जो है वो सुशील मोदी को, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और इसके अलावा जो 4 व्यक्ति हैं उनको पद्मश्री मिला है, आचार्य किशोर कुमार, ये भी इनकी मृत्यु भी हाल में हो गई है। और फिर डॉक्टर हेमंत कुमार और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज और भीम सिंह भवेश। तो इन सभी को अगर मिलाएंगे तो 7 जो है, एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और 4 पद्मश्री। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या 9 होती है, और अगर हम लोग इसका हिस्ट्री देखें तो ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी स्थापना 1946 को हुआ था, और इसकी स्थापना जो है द हेग में हुआ था, नीदरलैंड में, और अगर इसका हेडक्वार्टर भी देखो तो वो द हेग ही है। और इसमें 2 भाषाओं पे बेसिकली कार्य किया जाता है, इंग्लिश और फ्रेंच पर, और इसमें टोटल जो है न्यायाधीश की संख्या 15 होती है, और उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो ये भी एडिशनल फैक्ट है, आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर देखें तो 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे अक्टूबर मंथ में इम्पोर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष VS नायपॉल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह 2001 में दिया गया है। और इसके अलावा भी हम लोग याद रखें तो 1913 में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो गीतांजलि बुक के लिए जो है साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और इनके अलावा भी 4 और व्यक्ति हैं, जिसमें CV रमन को 1930 में भौतिकी के लिए, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए,
और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो गार्डनर जो है यह खुशवंत सिंह की बुक नहीं है बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, तो सर्वाधिक तरल मुद्रा जो है वो M1 है, और अगर देखें तो सबसे कम जो तरलीकृत मुद्रा है वो M4 है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो यह जर्मनी का है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जापान का जो है, जापान का या आप टोक्यो का कह लीजिए, तो यह निक्की है। फिर उसके अलावा जो है डी जोन्स न्यूयॉर्क का है, और मिड डेक्स जो है वह जर्मनी का है, ये तो बता ही दी। और सेट जो है थाईलैंड का, और आईपीसी मैक्सिको का है। और भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज तथा किसी अन्य भी प्रतिभूति बाजार का जो व्यवसाय का निगमन है वह सेबी के द्वारा होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत जो है पहले नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तो वह जो है पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है, यानी कि वहां पे जो है बहुत सारे वैसा मार्केट होगा जहां बहुत सारी शॉप होंगी और आपके पास चॉइस होगा, यानी कि खरीदार के पास चॉइस होगा कि वो क्या करें कि एक दूसरे पे या दूसरे से तीसरे शॉप पे जाके जो बेस्ट क्वालिटी है उसको वो लोग क्या कर सके, परचेज कर सके। तो इसीलिए यहाँ जो है पूर्ण प्रतियोगिता वाला माहौल बनेगा। और इसमें जो है विशेषता क्या होगी कि आपको एक तो प्राइस कम मिलेगा और क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं अगर एकाधिकार होगा तो वहां पे जो जितने भी जो खरीदार हैं उनके पास चॉइस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मोनोपोली जैसा वहां सिचुएशन होगा। इससे क्वालिटी भी एवरेज हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा, और प्राइस भी हाइक पे रहेगा। और वहां भी अगर देखें तो वहां कंपटीशन जीरो पे होगा, क्योंकि अकेले अगर आप हैं तो वहां कंपटीशन किसी और से होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह जो है यह बनाया गया था कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर देखें तो भारत में एल्युमिनियम कंपनी जो है किस किस देश की सहायता से बनाई गई थी? तो बाल्को जो है सोवियत रूस के सहायता से बना था, नाल्को फ्रांस के सहायता से, हिंडाल्को यूएसए के सहायता से, माल्को जो है इटली, और इंडाल्को कनाडा की सहायता से बना था। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर मीना चरंदा को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? तो यह बंदरगाह जो है वह म्यांमार में है। तो यह ऑफकोर्स यह भारत और म्यांमार के बीच समझौता का परिणाम है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो यह जो है साउथ कोरिया में बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा कि 24 अप्रैल को यह मनाया जाता है। और उसका जो मनाने के पीछे जो कारण है कि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 से यह पूरे देश में लागू हुआ। तो इस कारण से इस दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा की गई। आगे है कि हाल में ही किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो यह खोजा गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है अरुणाचल का फेस्टिवल है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है हाल में ही राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अनिरुद्ध बोस को, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बेल्जियम में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इसमें दिया हुआ है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं, तो यह गोपीचंद थोटाकुरा थे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यह जो है जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है उनके NS-25 मिशन के जरिए यह 6 व्यक्तियों का एक दल था जो अंतरिक्ष में गया था, और उसमें से गोपीचंद थोटाकुरा जो भारत के थे वह भी उसी मिशन के 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति थे। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर की महिला हैं बिल्किस मीर, इनको चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल में ही भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह मालदीव में किया गया है। और नेक्स्ट है कि हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है, तो भारत इसमें 3rd रैंक पर है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें पहले नंबर पे यूएसए है, और यूएसए के पास सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है 703। चाइना है सेकेंड पोजीशन पे और इसके पास 340 यूनिकॉर्न है, और भारत जो है 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे नंबर पे है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे दिया हुआ है कि भारत की जो पहली घरेलू जीन थेरेपी यानी कि CAR T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा, तो यह कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। और यह जो है अभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनिसिटी के बीच जो है आपसी सहयोग के द्वारा इसको बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हाल में ही किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है, तो यह श्रीनगर को दिया गया है। और श्रीनगर से पहले भी यह जो है जयपुर, मामल्लपुरम और मैसूर को यह दर्जा प्राप्त है। हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है, तो WHO से, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से इन्होंने अलग होने की घोषणा की है अभी रिसेंटली। इसके अलावा भी इन्होंने UNHRC इससे भी और पेरिस समझौते से भी अलग होने की बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है, तो सैम्पेन जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। इसके द्वारा जो है पहली बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग की गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तो ये फंडामेंटल राइट के तहत। और यह जो है MK रंजीत सिंह और भारत संघ बनाम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह टिप्पणी किया गया। और यह अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जो है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण के अधिकार को मान्यता देने के लिए जो है यह टिप्पणी की गई। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ग 2023 का समापन कहाँ हुआ है, तो रोम में हुआ है, इटली की राजधानी। और आप सभी को पता होगा कि जो FAO के जो मुख्यालय है, यानी कि रोम में जो FAO का मुख्यालय है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो मिलेट्स वर्ष है 2023 का समापन हुआ है। और 2023 में भारत सरकार के ही प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे चलते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके जो सबसे पहले विनर थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। तो ये भी आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग, यानी कि जियोपार्डी जो हमारा वर्ड दिया हुआ है इसका जो है सिनोनियम हम लोग को बताना है। तो आप सभी को पता है कि डेंजर जो है वो जियोपार्डी का सिनोनियम है, क्योंकि दोनों का ही अर्थ होता है खतरा। इसीलिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें जो ब्लैंक दिया हुआ है उसको भरना है। 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसमें देखें तो इसमें होगा इज होने का जो रीजन है, क्योंकि यहाँ 50 माइल्स जो है एक यूनिट को दर्शा रहा है। तो यूनिट जहाँ आएगा तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। और यहाँ इज जो है वो प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो ये भी आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिसीजन वाज टेकन बाय मी।
सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो इस 4 सेंटेंस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके देखना है कि चारों में से कौन सा सही है। तो अगर हम लोग देखें तो वॉइस आप लोग को पता होगा तो आप लोग इजीली इसको टिक कर पाएंगे कि आई टुक द डिसीजन इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा, तो स्वर्ग का पर्यायवाची होगा द्यौ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर स्वर्ग का देखें तो सुरलोक या फिर दिव्य धाम होता है। नर्क का देखें तो नर्क को लोग यमलोक बोलते हैं या दुर्गति इत्यादि इत्यादि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नदी का नद हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, तो इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? तो इसके लिए हो जाएगा दुर्लभ। दुर्लभ चीज जो है वो उसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे दिया हुआ है कि देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में देखेंगे तो देव और असुर ये दोनों ही क्या है कि इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ही एक साथ आते हैं कि देवासुर। तो इसीलिए जहां दोनों पद अगर इम्पोर्टेंट है और दोनों पद अगर क्या हो कि महत्वपूर्ण हो तो वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलग एग्जाम्पल देखें तो माता पिता, भाई बहन या लोटा डोरी, ये सभी द्वंद्व में आएंगे। और बहुब्रीही का देखें तो बहुब्रीही क्या है कि ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के ये विशेष अर्थ ग्रहण करता है। तत्पुरुष में क्या होता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में देखेंगे तो इसमें उपमा उपमेय या फिर विशेषण विशेष का कॉम्बिनेशन होता है। आगे है कि निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण क और ग है। और अगर आप लोग को वर्ण पता हो तो वर्ण जो है वह मूल ध्वनि को बोलते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। और ये 2 टाइप का है, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के भी 5 टाइप है, ये आदि, और आप लोग और देख लीजिएगा डिटेल में। आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह अगस्त 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि संसद में पहला लोकपाल जो विधेयक है वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। तो लोकपाल विधेयक 1968 में ही लाया गया था, तो ये भी सही है। दूसरा है कि लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, तो बिल्कुल ये उसी के रिकमेंडेशन पे लाया गया, तो ये भी सही है। फिर है कि देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, तो ये भी सही है। इसमें तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें से सभी। आगे देखते हैं, तो आगे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो यह दिसंबर 1946 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। और पहली बैठक जो हुई थी, सॉरी यहाँ पे मैं बी पे लगा दी हूँ, डी सही आंसर होगा। तो डी इसका सही आंसर होगा, दिसंबर 1946 में। और पहली बैठक आप सभी लोग को पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 में इसका हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व भी वहीं से लिया गया है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो भी। और इसके अलावा जो 12 व्यक्ति हैं जिसमें कि जैसे कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज है, ये तो आप लोग को अभी बता ही दी कि इसका भी जो है 12 व्यक्तियों को वहां से जो लिया जाता है तो वो भी आयरलैंड से वहां से लिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो यह जो है अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन इसमें अनुच्छेद 18 में आप लोग को पता होगा कि इसमें बोला गया है कि उपाधि का कोई भी ऐसा उपाधि अब किसी को नहीं दिया जाएगा कि जो अपने नाम के आगे लगा सकेंगे। इससे क्या होगा कि एक विशिष्टता का जो बोध होता है ना कि आप विशिष्ट हैं दूसरों से, तो ये उसको खत्म करने के लिए लाया गया, क्योंकि भारत जो है वो समानता के सिद्धांत को मानता है, इस कारण से। और इसमें जो है अगर आर्मी को छोड़ दिया जाए तो किसी के भी कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने नाम से पहले अपने उपाधि को नहीं लगा सकता है।
तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो 4 ऐसे सदस्य रहे हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जिसमें इंदिरा गांधी थी, आई के गुजराल थे यानी इंद्र कुमार गुजराल, एच डी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये चारों ही जो प्रधानमंत्री बने वो राज्यसभा के मेंबर थे। आगे है कि निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे। तो कमल नारायण सिंह, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इनका जो कार्यकाल था वो नवंबर 1991 से दिसंबर 1991 तक मात्र 17 दिन का था। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बांट व माप, जानवर तथा पक्षी की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में। और आप सभी को पता है कि इसके अलावा जो है अगर 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें इतने परिवर्तन किए गए थे कि जैसे लगा हो कि नया संविधान लिखने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई थी। और उस टाइम की जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, जिसमें एक तो राष्ट्रपति के शक्ति को कम कर दिया गया था, उसके अलावा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, और उसके बाद जो है लोकसभा का कार्यकाल भी उसका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया था ऐसे भी, और बहुत सारा इसमें मतलब चेंजेस लाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, ना कि राष्ट्रपति को। तो ये भी याद रखेंगे। और सेम कंडीशन है कि राष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। आगे देखते हैं। आगे है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, और पहले नंबर पर देखें तो भील है, और तीसरा नंबर पे संथाल हो जाएगा। और यही अगर हम लोग देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और सबसे कम जनजाति जनसंख्या वो मेघालय में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो ये कोच्चि बंदरगाह को बोला जाता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखें बंदरगाह में तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई में है, और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और चेन्नई का बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है जो सबसे पुराना बंदरगाह है। और रिसेंट में अभी जो मुंद्रा बंदरगाह बना है यह पहला प्राइवेट बंदरगाह यानी कि निजी बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। और इस वन में जो पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं वो सागवान, साल, शीशम, महुआ इत्यादि पाए जाते हैं। और यही अगर उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन होता तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में वहाँ 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो है वो क्षेत्र होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि बांग्लादेश से सीमा संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें अगर देखें तो बांग्लादेश से जो स्टेट सटा हुआ है उसमें पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो इसको हेलोफाइटा बोलते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मेसोफाइटा जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को बोला जाता है, और जीरोफाइटा जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पतियां उगती हैं उसको जीरोफाइटा बोलते हैं। और लिथोफाइटा, लिथो का मतलब चट्टान होता है, तो इसीलिए ये जो चट्टान पे जो वनस्पति उगेगी उसको लिथो फाइट बोलेंगे, ऑप्शन डी। यानी कि अगर वो पूछता तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता।
तो चलिए ऐसे हम लोग देखते रहेंगे एडिशनल फैक्ट भी। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के इसका और इसके अलावा बीपीएससी 71st प्रीलिम्स से रिलेटेड आप लोग को वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। और फिलहाल में अभी टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स या फिर अलग जीएस के जितने भी कंटेंट मार्केट में आते हैं तो उन सभी को आपको दिया जाता है फ्री में। तो आप लोग वहां से जुड़ के अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सिमूक है। और सिमूक जो है यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली जो है गर्म और शुष्क हवा है। इसके अलावा अगर सिरोको को देखो तो यह जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जो बहने वाली हवा है और यह एकदम धूल से लदी हुई होती है यह हवा। और फोन यह आल्प्स पर्वत पर बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। और वहीं चिनूक को देखें तो यह अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पे बहती है और यह भी गर्म और शुष्क पवन है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा देखें तो भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, तो यह जिब्राल्टर जल संधि है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बॉब अल मंडेब को देखें तो वो लाल सागर व अरब सागर को जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ेगी। और डोबर जल संधि जो है यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। आगे दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो है यह अवसादी चट्टान नहीं है। और अगर अवसादी चट्टान देखें तो अवसादी चट्टान जो है ये क्या होता है कि जो अग्नि चट्टान है उस पे जब ताप और दाब का जब इफेक्ट पड़ता है तो उससे क्या होता है वो टूट कर परत दर परत उसका अवसाद जो जमता है वो टाइम और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टान का रूप ले लेता है। और इसमें जो है खनिज तेल वगैरह बहुत बहुत मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा देखें तो आगरा का जैसे किला है और दिल्ली का लाल किला या बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान से ही बना हुआ है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नामीबिया में है। और आप लोग को पता होगा कि अभी भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है 70 साल के बाद चीतों की वापसी हुई है। यानी कि नामीबिया से 8 चीता को, जिसमें 5 मादा और 3 नर था, उसको सितंबर 2023 में लाया गया था। और ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि 1952 में जो है भारत में चीता को विलुप्त प्राय यानी कि विलुप्त प्रजाति में मान लिया गया था कि भारत में एक भी चीता अब नहीं बचा है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू C+273.15 जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ये भी आप लोग को याद होगा। आगे है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और इसका कारण जो है जो थर्मल विस्तार होगा तो उसके कारण क्या होगा कि पानी के अणु वो फैल जाएंगे या दूर दूर चले जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, जैसे ही वो फैलेंगे तो वो अधिक स्थान घेरेंगे। और जब अधिक स्थान घेरेगा तो उसका आयतन जो है वो ऑफकोर्स वो बढ़ ही जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि अगर 4 डिग्री जो सेल्सियस है उसके उससे कम तापमान पर अगर पानी को ठंडा करें तो उसका आयतन जो है वो घटने लगेगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है, तो उसका फ्रीक्वेंसी जो है 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जिसके कारण तरंग एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो वह जो है विवर्तन है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और विवर्तन जो है कि जब प्रकाश व ध्वनि की तरंग जो है किसी अवरोध से टकराती है तो उसके किनारे पर यानी कि अवरोध के किनारे पर वो मुड़ जाती है। और अवरोध की जो ज्यामितीय छाया है
तो उसकी छाया में प्रवेश कर जाती है, तो इस तरह की जो घटना है उसको विवर्तन या डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही है इसका। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है, तो त्वरण में। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। और त्वरण जो है वह समय में जो परिवर्तन की दर है उसको बोला जाता है, और इसका यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि विषुवत रेखा पर यह कम हो जाएगा। और अगर हम लोग जी को देखें तो जैसे ही पृथ्वी की घूर्णन गति को अगर बढ़ा देते हैं तो यह जो है इसका वैल्यू कम हो जाएगा, और जैसे ही पृथ्वी अगर तेज घूमने लगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा रिवर्स में। और इसके अलावा अगर जी का मान देखें तो पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे भी जाएंगे तो जी का मान जो है वो फ्लक्चुएट होता है और घटने लगता है। और केंद्र पर देखेंगे तो इसका मान 0 होता है, लेकिन अगर पृथ्वी के ध्रुव पे जाएंगे तो जी का जो है क्या बोलेंगे सबसे ज्यादा जो है वहां उसकी वैल्यू होगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो ये भी ठीक है। और आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह मैग्नीज है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें कि सामान्य शरीर में जो सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है उसमें ऑक्सीजन है 65%, फिर कार्बन आ जाएगा 18%, और इसके अलावा जो है हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन जो है हमारा वो 3% है। तो ये भी आप लोग को पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। अगर पहला देखें तो पहला कह रहा है कि किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी, तो तेजी से नहीं होगी बल्कि उतने ही घटती जाएगी, तो इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब जितना अधिक होगा, यानी कि अधिक नहीं होगा बल्कि जितना कम होगा वाष्पन दर उतना ही तेजी से होगा, तो ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, तो डी तो होगा ही नहीं कि इनमें से सभी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे है कि बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, यह 2n² होता है, जहां n जो है वो कक्षा की संख्या को दर्शाता है। और इसके अलावा अगर देखें तो कक्षा का उप कक्षा भी होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं sp-df। और s में देखें तो इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2, p में 8, फिर d में 18 और f में 32 होता है, तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे दिया हुआ है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे, तो 9 वर्ग और 7 आवर्त, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी, तो वह +7, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो यह ठोस में द्रव का विलयन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें देखेंगे अन्य प्रकार में तो ठोस में ठोस का जो विलयन है वो उसका एग्जाम्पल जैसे कि पीतल है जिसमें कि तांबा और जस्ता है। और द्रव में गैस का विलयन तो इसमें जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर द्रव में द्रव का विलयन है तो जैसे कि अल्कोहल और जल में अल्कोहल को अगर मिला देंगे तो उसका विलयन उसका एग्जाम्पल है। और ठोस में गैस तो कपूर में वायु का विलयन, तो इस तरीके से ये जो है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखते हैं तो केसीराइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो यह है टिन का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर विस्मत का देखें तो विस्मित ईट होता है, लेड का गैलेना और निकेल का मिलेराइट। तो आगे चलते हैं अब हम लोग।
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि चूहा मारने वाली दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फॉस्फाइड का यहाँ यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। और सिल्वीकल्चर जो है यह काष्ठी पेड़ों का संवर्धन जो है वो सिल्वीकल्चर कहलाएगा। और फ्लोरिकल्चर आप सभी को पता है कि फूल की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तन का विकास अधिक होने लगे तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा। तो इसमें अगर एक पुरुष के लिंग गुणसूत्र में जो कि होता है 23 और x+y, आप सभी को पता होगा कि XY जो है यह पुरुष में और XX जो है यह महिलाओं में पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि एक अतिरिक्त अगर X क्रोमोसोम यहाँ जो जुड़ जाए तो ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा कि 23 + XXY। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि वातावरण में तापमान में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। तो यह जो है हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में जितने भी जो संवेदनशील परिवर्तन है जैसे कि ठंडा गर्मी और उसके बाद गुस्सा, तो ये सारा ही हाइपोथैलेमस के कारण होता है। और इसके अलावा देखें तो मेडुला एब्लागांटा जो है यह हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रिया जैसे कि हृदय गति है, पाचन है, उल्टी, छींक इत्यादि को ये कंट्रोल करता है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कि हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें पुनर्उद्भवन की क्षमता होती है, तो ये भी ठीक है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, तो ये भी ठीक है। इसमें चारों ही ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चलिए देखते हैं। पहला है कि खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है, तो बिल्कुल ठीक है। और अगर हम लोग देखें हर्पीज रोग जो है वो अरबो वायरस से नहीं होके ये जो है हर्पीज रोग ये त्वचा से संबंधित रोग है, तो ये गलत है। और आगे देखिए तो ऑर्थोमिक्सो वायरस जो है जो पीत ज्वर दिया हुआ है इससे श्वसन संबंधी रोग होता है, तो ये भी गलत है। दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है। तो यह ऊपर नीचे और दोनों ओर होगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि पल्मनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होगा। तो इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि धमनी में जो है वो हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन पल्मनरी धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। और यहीं अगर पल्मनरी सिरा होगा तो उसमें शुद्ध रक्त पाया जाएगा, जबकि जनरली सिरा में क्या होता है अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे है कि पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किसके कोशिका में होता है। तो हमारे मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो इस कारण से जो है उसमें पुनर्जनन की शक्ति नहीं होगी। तो मस्तिष्क की कोशिका का ये पावर जो है पुनर्जनन का कम होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि मोलास्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो यह मूत्र अंग द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर और फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं। ये सारे ही जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो अगर इसमें अगर हम देखें तो इसका जो है इसकी जो विशेषता होती है कि इसका जो शरीर है 3 स्तरीय होता है और इसमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। और इसमें जो है कंकाल, श्वसन अंग और परिवहन जो है इत्यादि अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। और ये जो सारे जीव हैं यह उभयलिंगी यानी कि इसके 2 लिंग होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट में जो दिया हुआ है इसमें 4 क्वेश्चन सॉरी 5 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के दिए हुए हैं। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके इसका आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 96 का आंसर हो जाएगा 25, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट में 97 है, तो 97 का आंसर हो जाएगा 3000 रुपीज, ऑप्शन सी। फिर है 98 का, 98 का हो जाएगा 35 यानी ऑप्शन डी। और अगर 99 का देखूं तो इसका आंसर हो जाएगा 200 यानी ऑप्शन बी। और 100 का देखूं तो 100 का आंसर हो जाएगा 500 रुपीज यानी ऑप्शन ए। इस तरीके से हमने बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया का वॉल्यूम फर्स्ट का टेस्ट नंबर 2 है वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है। और इसके अलावा भी बीपीएससी 71st प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी टेस्ट सीरीज अभी पटना के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं उस सभी के पीडीएफ जो है टेस्ट सीरीज का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से उसका पीडीएफ मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट के जरिए हमें फीडबैक भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर कोई और कंटेंट चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग कंटेंट लेके आएं और उस पर वीडियो बनाएं, और उसका पीडीएफ भी आप लोग को जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। तो चलिए, हमारे साथ आप लोग बने हुए हैं तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।